हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आई नो कि आप सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रोजेक्ट वर्क पे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेबल फाइल्स बनाई हैं और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क आपने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि एक्चुअली 8 नंबर का 20 में से 8 नंबर का वाइवा होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, इंटरनल एग्जामिनर होते हैं और आपको उनके सामने बैठकर अपने प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। और मुझे पता है कि आपने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना बनाया हो, लेकिन जिस दिन एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो वाइवा फेस करने से पहले आपको बहुत घबराहट होती है, बहुत नर्वसनेस होती है। तो बच्चों, ये नर्वसनेस बहुत ही नेचुरल है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो जनरली एग्जामिनर्स पूछते हैं और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इन द माइंड ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बाद आपकी किसी भी तरह की जो नर्वसनेस है या हेसिटेशन है रिगार्डिंग वाइवा, वो सब दूर हो जाएगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली वाइवा में अपियर होंगे and you will be able to impress your external examiner and will get full marks in the viva. So let's connect to commerce and let's discuss that what type of questions can be put to you in the viva and how you have to present yourself during the practical examination. तो शुरू करते हैं कि जैसे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है और आपकी टर्न आ गई है एंड यू आर एंटरिंग द वाइवा रूम। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से स्माइलिंग फेस के साथ एग्जामिनर को विश करेंगे, गुड आफ्टरनून मैम या गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो उससे आप शुरू में ही ये शो करेंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। उसके बाद बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जनरली सारे एग्जामिनर्स का कि आपका नेम क्या है, आपने किस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक बताएंगे, आपने कौन सा आउटलेट विजिट करा वो बताएंगे एग्जामिनर को। उसके बाद एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, what is the summary and what is the report and what are your observations by doing that project। तो अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया है तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि मैंने एक पर्टिकुलर आउटलेट विजिट करा था। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि सपोज आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर गए जहां पे गारमेंट्स से रिलेटेड जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर एंड किड्स वेयर, और वहां पर अबाउट 50 एम्प्लॉइज जो हैं वो टोटल उस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहे थे। तो आप एग्जामिनर को बताएंगे कि इस पर्टिकुलर डेज में, इस पर्टिकुलर एरिया में हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर में गए थे और वहां पर हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करा। Then the next expected question by the examiner is generally that what was your method of observation। तो जो कुछ भी आपने एक्चुअली अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अगर आपने क्वेश्चनेयर बनाकर ही सारे प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करा है तो आप बताएंगे कि मैडम हमारा मेथड जो था वो कंप्लीटली क्वेश्चनेयर मेथड था। लेकिन अगर आपने कुछ प्रिंसिपल्स को पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी ऑब्जर्व करा है तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ही प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन से जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैं भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जामिनर जितना क्वेश्चन आपसे पूछे उतना ही आपको जवाब देना है। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स हैव यू ऑब्जर्व्ड बाय क्वेश्चनेयर, तो आप आंसर देना शुरू कर दें कि मैंने 9 प्रिंसिपल्स जो है वो क्वेश्चनेयर से ऑब्जर्व करे, वो ये प्रिंसिपल्स हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे अभी सिर्फ क्या पूछा है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स। तो जब वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे या पूछेंगी कि वो प्रिंसिपल्स हैं कौन से जो आपने क्वेश्चनेयर के थ्रू ऑब्जर्व करें, तब आप उन प्रिंसिपल्स का नाम बताएंगे। वरना आप सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उन्होंने नंबर पूछा है तो आप नंबर ही आंसर करेंगे, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है। और जो आपने समरी रिपोर्ट बना रखी है उसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिख रखी होंगी कि अगर आपने 50 एम्प्लॉइज से क्वेश्चन पूछे तो उसमें से कितनों का फेवरेबल रिस्पॉन्स था, किन लोगों का अनफेवरेबल रिस्पॉन्स था,
और किस बेसिस पे आपने ये जज करा कि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वो लिख रखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन आपने एग्जामिनर से कह दिया कि यस आई ऑब्जर्व दैट दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। जो आपकी रिटर्न इन्वेस्टिगेशन है और जो आप ओरली बोल रहे हैं, उन दोनों में अगर मैच नहीं होगा तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा या आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। उसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में क्या बताया गया है और इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट होता है और वायलेट करने से क्या नेगेटिव रिजल्ट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकती हैं। Authority and responsibility मतलब there has to be a parity and balance between the powers and the duties। और ये प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि सबऑर्डिनेट्स ओवरबर्डन भी नहीं होते हैं और कोई भी अपनी पावर्स का मिस यूटिलाइजेशन भी नहीं करता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बताया गया है कि एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट आप क्या बताएंगे कि क्लैरिटी ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होता है और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। स्केलर चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इससे रिलेटेड आपको गैंग प्लैंक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गैंग प्लैंक एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो आप बताएंगे कि गैंग प्लैंक इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इट इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट इज अलाउड बिटवीन द टू पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन टाइम ऑफ इमरजेंसी and it helps the subordinates to take the immediate decisions in consultation with their immediate superiors। अदरवाइज डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक पूरी चेन ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो करना पड़ता है हर एक एम्प्लॉय को, कि हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर से ही ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन मिल सकती हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसे मल्टीपल बॉसेस से, उसे अपने इमीडिएट सुपीरियर से भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और उसको अपने अल्टीमेट जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है उससे भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो आप बताएंगे स्केलर चेन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और उसका वायलेटिंग इफेक्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा और क्लैरिटी ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो जस्टिस और काइंडलीनेस की बात करता है, इक्वालिटी की बात नहीं करता है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे दैट इज इक्विटी प्रिंसिपल टेलिंग अबाउट इक्वालिटी, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से यस, बट इट इज नॉट टेलिंग अबाउट इक्वालिटी, इट इज टेलिंग अबाउट जस्टिस एंड काइंडनेस। तो इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सारे एम्प्लॉयज को जस्टिस एंड काइंडनेस के साथ जो है वो ट्रीट करे। उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में एंजॉयमेंट फील करते हैं, अपना काम को बर्डन की तरह वो नहीं करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में एक लाइन में आप बताएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल है जिसमें एम्प्लॉयज को एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट में बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता। रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल में सैलरी और रेम्यूनरेशन की बात होती है कि जो भी सैलरी दी जाए वो दोनों के लिए जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए और एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ मैच होनी चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि एम्प्लॉयज की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, वो सेटिस्फाई होती हैं और एम्प्लॉयज होल हार्टेडली पूरी एनर्जी के साथ कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है कि बैलेंस होना चाहिए, ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स हैं उनकी पावर, उनकी रैंक वो भी मेंटेन रहेगी और सबऑर्डिनेट्स के पास भी फ्रीडम होगा डिसीजन मेकिंग पावर का, जिससे वो अनइंटरप्टेड मैनर में टाइमली डिसीजंस जो है वो ले पाएंगे।
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका पर्टिकुलर मीनिंग ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी देंगे और अपने पर्सनल गोल्स को उसके नीचे रखेंगे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए अगर सब मिलकर काम करेंगे तो जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे तो पर्सनल गोल्स जो है वो ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड अचीव होंगे। तो बच्चों हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप याद करके जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट याद हो तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल, तो वही लैंग्वेज चेंज करके आप उसका नेगेटिव इंपैक्ट बता देंगे। तो बच्चों जो कुछ भी मैंने आपसे शेयर करा है इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड स्कोर फुल मार्क्स इन योर वाइवा। See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.